जब भारतीय सिनेमा बाहर जाता है, यहाँ की फिल्में बाहर जाती हैं, तो वहां के लोग पूछते हैं, इज इट इंडियन फिल्म? बट वेयर इज इंडिया इन दिस फिल्म? ये भारतीय फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में भारत कहाँ है? ये वहां के लोग पूछते हैं, लेकिन हमारे फिल्म बनाने वालों को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हम पश्चिमी फिल्मों से, पश्चिमी सभ्यता से, संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और होते जा रहे हैं, और वही सिनेमा में भी दिखा रहे हैं। चाहे खान पान हो, पहनावा बड़ा हो, भाषा हो, चाहे कहानी हो, चाहे कॉपी पेस्ट करना हो, वहां की फिल्म को उठा के एज इट इज, सिर्फ भाषा बदल देना है, बाकी सब कुछ वैसे ही, टेक्निक भी वही। चलिए, क्योंकि तकनीकी मामला है तो टेक्निक तो ठीक है, टेक्निक तो वहीं से आया है, लेकिन मिट्टी कहां से लाइएगा? मिट्टी की खुशबू, वो संस्कृति, वो परंपराएं, वो सभ्यता, वो बोलचाल, वो पहनावा ओढ़ावा, वो खान पान, वो संबंध, वो संस्कार, वो आचरण, वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो सब तो चाहिए। जर्मनी, बर्लिन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर लुत्से लोठार। डॉक्टर लुत्से लोठार, वो 50 की दशक से ही, 1950 की दशक से ही भारत आया करते थे। वहां हिंदी के प्रोफेसर थे, वो हिंदी पढ़ाते थे, और इस सिलसिले में वो भारत आते थे। यहाँ के साहित्यकारों से भी उनका परिचय था। फणीश्वरनाथ रेणु जी के बहुत करीब थे, दिनकर जी के बहुत करीब थे, और भी साहित्यकार थे। यहाँ आकर भारतीय फिल्में, हिंदी फिल्में देखा करते थे, और वो इस तलाश में थे कि कोई ऐसी फिल्म मिले जिसमें भारतीयता, भारतीय रहन सहन, भारतीय परिवार, पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश का ताना बाना मिले, एक ही फिल्म में सब कुछ मिले। ऐसी कोई फिल्म मैं देखूं, कुछ मिल जाए तो मैं उस पर शोध करूं। ये डॉक्टर लुत्से लोठार, बर्लिन विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर, भारतवर्ष हमेशा आते थे, फिल्में देखते थे, ढूंढते रहते थे, उन्हें फिल्में मिली नहीं। तीसरी कसम डॉक्टर लुत्से लोठार ने देखा, जो फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी मारे गए गुलफाम पे बनी थी। तीसरी कसम फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, बहुत अच्छा बिजनेस नहीं किया, पैसे नहीं कमाए, लोगों ने पसंद नहीं किया, तो बहुत निराश हुए थे। जबकि तीसरी कसम आज एक क्लासिक फिल्म है, उस फिल्म को पढ़ाया जाता है जहां जहां सिनेमा को पढ़ाया जाता है। उन्होंने राज खोसला की एक फिल्म देखी, दो रास्ते, जिसमें राजेश खन्ना, मुमताज, बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, सभी एक्टर्स थे। उसमें उनको कुछ दिखा कि भारतीय पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, मानसिक मनोवृत्ति जो है, जो रहन सहन है, जो गीत संगीत है, जो कहानी है, जो चारित्रिक चित्रण है, ये है। और उन्होंने उस फिल्म पर शोध की, उन्होंने एक यूनिट बनाई। उस यूनिट को, उसमें कई बड़े बड़े हमारे यहाँ पत्रकार भी जुड़े थे। रघुवीर सहाय उस समय दिनमान के संपादक हुआ करते थे। अभी अभी देहांत हुआ हमारे विष्णु खरे जी, वो थे उस टीम में। इस तरह से कई लोग थे, मैं सबका नाम नहीं बता पाऊंगा। और राजस्थान
मध्य प्रदेश उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ ही था, बिहार झारखंड बिहार के साथ ही था, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ ही था। इन सब राज्यों में जाकर गांव-गांव में प्रोजेक्टर लेकर फिल्मों को दिखाया। इसके साथ-साथ 2 राष्ट्र के साथ और भी 4-5 फिल्में उन्होंने जोड़ी थी उसी तरह की। और फिल्म दिखाने के बाद सवाल जवाब करते थे गांव वालों से। और उसके बाद उस समय रघुवीर सहाय जी जो संपादक थे दिनमान के, उसमें एक प्रश्नावली छापी गई, पूरे भारत से उसका उत्तर मंगाया गया, प्रश्नों का उत्तर आया और वो मिलकर एक किताब बनी, उस पर शोध हुआ था। भारतीय सिनेमा पर अगर शोध करना हो आज, तो एक भी फिल्म आपको नहीं मिलेगी जिसमें भारतीय परिवेश मिले संपूर्ण रूप से। उसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा झलकती हो, जिसमें भारतीय संस्कार और आचरण और चरित्र के मूल्य हो, संबंधों के मूल्य हो, रहन सहन, खान पीन, गीत संगीत, नृत्य, सबका समागम हो एक साथ। पारिवारिक परिवेश हो भारतीय, जिस पर कोई शोध किया जाए। आज ढूंढने से भी आपको ऐसी फिल्म नहीं मिलेगी, क्योंकि आज की फिल्म में भारत ही गायब है। फिल्में बन रही हैं, फिल्में कमा रही हैं, लाखों करोड़ आ रहे हैं, 100 करोड़ का क्लब बना हुआ है। फिल्में रिलीज क्या होती हैं, 3 दिन में 100 करोड़ के क्लब में फिल्म शामिल हो जाती है, लेकिन फिल्म से भारत गायब है। फिल्म पूरी तरह से पश्चिम सभ्यता से प्रभावित है, ग्रसित है। पूरा ताना बाना, पूरी परिवेश, या यूं कहे कि वहां की फिल्मों का कट पेस्ट। और तो और हिंदी सिनेमा में तो दक्षिण भारत की फिल्मों का कट पेस्ट होता है। दक्षिण भारत की फिल्में कम से कम कुछ तो ओरिजिनल होती हैं, अच्छी फिल्में बनती हैं काफी हद तक। जी, क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में बहुत हद तक अच्छी बनती है। हिंदी में भी कुछ फिल्में अच्छी बनती है, लेकिन अधिकांश फिल्मों की बात कर रहा हूं मैं, जिस जिस हिंदी फिल्म से भारतीय सिनेमा को जाना जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि आज हम साहित्य से कट गए। अब न पढ़ने का मन करता है, न पढ़ने से कोई संबंध है, न हम किताब छूते हैं। एक एक अक्षर का अपना अध्यात्म है, एक एक शब्द शब्द ब्रह्म है कहा गया है। न अक्षरती अक्षरा, जिसका क्षय नहीं होता वही अक्षर है। शब्द ब्रह्म है, जो भी शब्द हम बोलते हैं वो शब्द इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और एक न एक दिन आकर टकराता है आपसे, कहता है मुझे सुनो, तुमने ही बोला है मुझे। और तब लोगों को लगता है कि ये मैंने बोला है, ये मेरे साथ हो रहा है। इसीलिए कहते हैं हमेशा शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, क्योंकि जो बोलते हो एक न एक दिन घूमते घूमते इस ब्रह्मांड में फलीभूत हो जाता है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा फलीभूत होगा, तो लगेगा अरे मेरे साथ अच्छा अच्छा हो रहा है। और अगर बुरा बोलोगे, चाहे अपने बारे में बोलो या दूसरों के बारे में बोलो, वो बोलना एक दिन फलीभूत होगा और तुम्हारे साथ ही बुरा होता है और होने लगता है। तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कोई गड़बड़ तो किया नहीं, लेकिन तुमने क्या बोला है, बोलने पे कंट्रोल है। इसलिए बोलते वक्त सोचिए क्या बोल रहे हैं, विचारिए।
क्योंकि नीचे पृथ्वी तत्व है, फिर जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व है, फिर वायु तत्व है, और फिर ये आकाश तत्व है। जब बोलते हैं, ये याद रखिए, जब बोलते हैं तो आकाश तत्व खराब होता है आपका, जब बोलते हैं तो आकाश तत्व अच्छा होता है। अच्छा बोलेंगे, आकाश तत्व का विस्तार होगा, और आपके आकाश तत्व का विस्तार होगा तो आपका भी विस्तार होगा। जब आकाश तत्व खराब हो जाएगा, खराब खराब बोलेंगे, तो आपका आकाश सिकुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, आपका भी जीवन सिकुड़ जाएगा। फिर आप बोलेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मुझे तो सफलता मिली नहीं। हर तत्व का अपना मूल्य है, याद रखिए। सिर्फ ये जानने से काम नहीं चलेगा कि 5 तत्व से शरीर बना है। इन तत्वों का महत्व क्या है, ये भी जानना होगा। इसलिए अच्छा पढ़ना है, अच्छा साहित्य पढ़ना है, अच्छी भाषा बोलनी है, किसी के बारे में कुछ खराब 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 नहीं बोलना है, आलोचना नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, शिकायत नहीं करनी है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। और आप सिनेमा में हैं और नाटक में हैं और साहित्य में हैं, तो न बुरा लिखना है और न बुरा दिखाना है। याद रखिए, सिर्फ भोजन आहार नहीं है, जो हम सुन रहे हैं वो भी आहार है, जो हम देख रहे हैं वो भी आहार है, जो बोल रहे हैं वो भी आहार है, जो सूंघ रहे हैं वो भी आहार है, जो छू रहे हैं वो भी आहार है। इसलिए ये आवश्यक है कि अच्छा पढ़ें। हम अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो अच्छी स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो अच्छी फिल्में बनाएंगे, तो हम समाज से जुड़ेंगे, हम अपने साहित्य को जानेंगे, इस साहित्य को, इस समाज के साहित्य को जानेंगे, इस अपने परिवार के साहित्य को जानेंगे, इस ब्रह्मांड के साहित्य को जानेंगे। हमें लगता है कुछ है ही नहीं। समस्या ये हो गई है कि हमने सिनेमा को केवल पैसा कमाने का माध्यम समझ लिया है। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स कहते हैं टेलीविजन में, नेशनल टेलीविजन, कि हम कोई प्रीच करने के लिए थोड़े ही फिल्म बनाते हैं, हम तो पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, तो मनोरंजन है, मनोरंजन करने के लिए बनाते हैं। समाज के प्रति दायित्व भी कोई बात होती है। समाज के प्रति दायित्व, एक फिल्म मेकर का दायित्व, एक साहित्यकार का दायित्व, एक नाटककार का दायित्व, एक रंगकर्मी का दायित्व, ये बहुत बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी को समझ के आइए, वरना मत आइए। जो दूसरों को बेवकूफ बनाता है वो खुद बेवकूफ बनता है। जो दूसरों को धोखा देता है वो खुद धोखा खाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहता है। सिनेमा, साहित्य, नाटक, ये समाज के लिए बहुत आवश्यक है।
इस पर ध्यान देना होगा। मैं तो ये कहता हूं कि सिनेमा के लिए, नाटक के लिए एक अलग मंत्रालय बनाना चाहिए, अलग मंत्रालय। अगर संस्कृति का संवर्धन करना है, कला का संवर्धन करना है, तो नाटक और सिनेमा का एक अलग मंत्रालय बनाना चाहिए। हमने सिनेमा को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय में डाल दिया है। सिनेमा इंफॉर्मेशन नहीं है, सिनेमा ब्रॉडकास्ट भी नहीं है। सिनेमा एक जिम्मेदारी है। सिनेमा, नाटक समाज का दर्पण है, संस्कृति का प्रतिबिंब है। कहीं ना कहीं समाज में इतना विघटन हो रहा है, चेतना स्तर जो इस भारतवर्ष का चेतना स्तर ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए, अधोमुखी होता जा रहा है समाज में अधिकांश। क्यों? कोई तो कारण होगा, इस पर विश्लेषण करना होगा। आज भारतवर्ष में एक चीज और है कि कला में भी अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। नाटककारों में अलग अलग, रंगकर्मियों में अलग अलग ग्रुप बन गया, अलग अलग चीजें दिखाते हैं, अपने हिसाब की चीजें। सिनेमा में भी अलग अलग ग्रुप है, अपनी अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजें दिखाते हैं। और हर फिल्म मेकर, हर ना रंगकर्मी यही समझता है कि मैं ही सही हूं, मैं ही सही दिखा रहा हूं। अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ भी दिखाना ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ भी बोलना ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी लिखना ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। भारत कुछ भी करता है, पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, ये जानना होगा। आज पूरे विश्व का ध्यान, पूरे विश्व की नजर भारतवर्ष पर है। क्यों? क्योंकि अब विश्व जानने लगा है कि भारतीय संस्कृति क्या है, कितनी गहराई है। हमारे ऋषियों ने गोष्ठियां करके नहीं संवारा है भारतीय संस्कृति। अंतर जगत की गहराइयों में उतरकर ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर से साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार, और यही दर्शन बना भारतीय संस्कृति का दृढ़ आधार। ये जानना होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड समस्त रहस्यों को ले, इस ब्रह्मांड के जितने रहस्य हैं उन सारे रहस्यों को ले, ब्रह्मांड जो है इस पिंड में विद्यमान है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड ये है, संपूर्ण ब्रह्मांड समस्त रहस्यों को ले पिंड में विद्यमान। ऋषियों का ब्रह्म ज्ञान झांका अंतस में, हुआ अन्वेषण अनुसंधान, उद्घाटित हुए ब्रह्मांड के रहस्य। छल का आचार, छल का व्यवहार, प्रस्फुटित हुआ चरित्र, अंकुरित हुए विचार, संस्कृति लेने लगी आकार, समृद्ध संस्कृति का उद्गम उद्गार। विद्याएं,
भाषाएं, कलाएं, विधाएं, गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य, भाव, रस, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता का ज्ञान, मानवता का कल्याण। ईश्वर लेने लगे अवतार, होने लगा मानव का विकास। मत्स्य, कच्छप, बराह, नरसिंह, वामन, मानव का विस्तार, निखार। हर युग में ईश्वर का अवतार, होने लगा असुरों का संहार। आए परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, हुए हम शुद्ध, प्रबुद्ध। भा जो रथ, भा का अर्थ प्रकाश, जो सदा रहे प्रकाश में रथ, वही है भारत, वही है भारत, वही है भारत। इस भारत को अपने साहित्य में लाना होगा, इस भारत को अपने नाटक में लाना होगा, इस भारत को अपने सिनेमा में लाना होगा। इतने आक्रांताओं के आक्रमण के बाद भी, गुलामी के बाद भी, आज भी हम खड़े हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता का जड़ बहुत गहरा है, बहुत मजबूत है। आवश्यकता है संवर्धन करने की, इससे मुंह नहीं फेरना है। जो माध्यम है उसका प्रयोग करना चाहिए। सिनेमा का जिसने भी आविष्कार किया, उसने ये समझा होगा कि आने वाली पीढ़ियां सिनेमा का उपयोग, सिनेमा का प्रयोग समाज के लिए कितना अच्छा करेंगे। लेकिन सिनेमा का प्रयोग कहां हो रहा है समाज के लिए? कहां समाज का संवर्धन हो रहा है सिनेमा से? कहा जाता है सिनेमा समाज का दर्पण है, जो समाज में होता है वही सिनेमा में दिखाया जाता है। लेकिन यहां तो जो सिनेमा में दिखाया जा रहा है वही समाज में हो रहा है। क्या करेंगे? ये है सिनेमा का प्रभाव। इसलिए समझना होगा, संभलना होगा, सुधरना होगा। अब मानव बुद्धि चरमोत्कर्ष पर है। अब बुद्धि का किया और प्रयोग तो होगा विध्वंसक। कि मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि अरविंद कह गए हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि मानव बुद्धि चरमोत्कर्ष पर है, बुद्धि का और प्रयोग करोगे तो विध्वंसक होगा। और वो आप देख ही रहे हैं, पूरे विश्व में बुद्धि का जो प्रयोग हो रहा है कितना विध्वंसक है। आए दिन हम लोग इस विध्वंस का सामना कर रहे हैं। आए दिन हम विश्व के कोने कोने से महामारी और आपातकाल और न जाने कितने विध्वंसक खबरें सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानव बुद्धि अब चरमोत्कर्ष पर है और बुद्धि का हम प्रयोग किए जा रहे हैं। महर्षि अरविंद ये भी कहते हैं कि जाना होगा बुद्धि से आगे। अगर इस सृष्टि को बचाना है, इस समाज को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, विश्व को बचाना है, तो जाना होगा बुद्धि से आगे। इकबाल का भी एक शेर है, निकल ले अक्ल से आगे, ये चिरागे राह है, मंजिल नहीं। वो अक्ल के आगे क्या है? बुद्धि के आगे क्या है? बुद्धि के आगे चेतना है। करना होगा चेतना का प्रयोग। अगर हमें बचना है, मानवता को बचाना है, मानवता का कल्याण करना है, मानवता का उत्थान करना है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विधान को पुष्ट करना है, संपुष्ट करना है, तो हमें चेतना का प्रयोग करना होगा, चैतन्य होना पड़ेगा, अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां हमारे भीतर ही हैं, हम ही आंख बंद करके बैठे हुए हैं। क्यों भाई? उन शक्तियों को जानना है, उसे जागृत करना है, उसे पहचानना है और उसका प्रयोग इस सृष्टि के लिए करना है, इस समाज के लिए करना है, इस परिवार के लिए करना है, अपने लिए करना है। ये बहुत ही प्रमुख माध्यम है, नाटक, सिनेमा, साहित्य। इस तरह की बातें अपने आप में सोचनीय है, चिंतनीय है, मननीय है। इस पर विचार करना होगा, सोचना होगा, मनन करना होगा, इसका चिंतन करना होगा और हर तरह से हर वर्ग के लोगों को, जो दिखा रहा है, जो बना रहा है उसको भी, जो दिखा रहा है उसको भी, जो देख रहा है उसको भी। अगर हमें कोई शिकायत है कि इस तरह की चीजें बन रही हैं, इस तरह का नाटक हो रहा है, इस तरह का साहित्य छप रहा है या इस तरह का फिल्म बन रहा है, तो उसका क्या उपाय है? उपाय यही है कि हम उस तरह का साहित्य नहीं पढ़े, उस तरह के नाटक नहीं देखें, उस तरह की फिल्में नहीं देखें, वो बनना बंद हो जाएगा। जितनी फिल्में हैं, अगर उस तरह की कबाड़ी फिल्में बनती हैं, अगर देखना बंद कर दें हम, समाज देखना बंद कर दे, तो ऐसी फिल्म बंद बनेगी नहीं। लेकिन माध्यम बढ़ता जा रहा है, सिनेमा आया, नाटक से सिनेमा, सिनेमा से आया टेलीविजन, अभी टेलीविजन से आ गया वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिस पर सिनेमा से भी 10 कदम आगे सारी बातें हो रही हैं, सारा काम हो रहा है। कोई सेंसर नहीं है वहां पे, जिसको जो मन कर रहा है वो दिखा रहा है, करवा रहा है, बुलवा रहा है, सुना रहा है। और कमाल यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को यही पसंद है। ये दोष उनका नहीं है, कहने वालों का, लोगों को यही पसंद है। दोष लोगों का है। देख क्यों रहे हैं आप? और अगर आप देख रहे हैं तो शिकायत मत कीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है, मतलब आप अकेले में देख रहे हैं? देखिए मत ना। और देख रहे हैं अगर, तो फिर बोलिए मत, क्योंकि बनाने वाले वो तो बना ही रहे हैं। जब तक कोई सरकार की तरफ से कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून न बन जाए, तब तक इस पर कोई भी रोक नहीं लग सकता, क्योंकि कोई सेंसर नहीं, कुछ नहीं। ओटीटी पर ये समाज को विकृत करने का एक अलग हथियार आया है, पूरी तरह से मानसिक विकृति, मानसिक दिवालियापन। तो चलिए दोस्तों, आज मैं यही अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं अपना जो मेरी बातें अपनी उसको समाप्त करता हूं। नमस्कार।